तो चलिए आज सहारा घोटाले की पूरी कहानी को जरा समझते हैं और उस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आज भी लाखों लोगों के मन में है कि क्या गरीबों का पैसा वापस मिलेगा। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, जैसा कि ये लाइन कहती है, ये लाखों लोगों के भरोसे, उनकी छोटी छोटी बचत, उसकी कहानी है। सोचिए, एक कंपनी जिसका नाम था सहारा, उसी ने अनगिनत लोगों को बेसहारा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब आखिर सहारा उन छोटे छोटे निवेशकों तक पहुंचा कैसे, जहां बड़े बड़े बैंक्स कभी पहुंच ही नहीं पाए? देखिए, इसका जो मॉडल था ना, वो पारंपरिक बैंकिंग से बिल्कुल अलग था। अब बैंकों में क्या होता है, लोग हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की आरडी करवाते हैं, लेकिन सहारा ने एक चिट फंड बनाया। यहाँ कोई भी रोज, जी हाँ रोज, सिर्फ 20 रुपए जैसी छोटी सी रकम भी जमा कर सकता था। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। और ये सिस्टम जमीनी स्तर पर काम कैसे करता था? सोचिए, सहारा के एजेंट साइकिल पर घूमते थे। वो ठेले वालों, मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों, इन सब से रोज के 20-25 रुपए इकट्ठा करते थे। अब देखिए, बैंक तो आपके पास चलकर नहीं आता, लेकिन सहारा का एजेंट हर किसी के दरवाजे तक पहुंच रहा था। और यही वो वजह थी कि उसने गरीबों का भरोसा जीत लिया। तो फिर एक ऐसा सिस्टम जो इतना सफल लग रहा था, वो आखिर ढह कैसे गया? चलिए अब देखते हैं कि कैसे अरबों खरबों रुपए का ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो हुआ यूं कि पहले तो सहारा ने छोटी छोटी बचत से अरबों रुपए जमा कर लिए। फिर जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो उस पर राजनीतिक और कानूनी, मतलब पॉलिटिकल और लीगल, दोनों तरह की जांच शुरू हो गई। और आखिर में जो रेगुलेटरी बॉडीज थीं, उन्होंने इसके काम करने के तरीके में गड़बड़ियां निकालीं, जिससे हुआ क्या कि पूरा ऑपरेशन ही ठप हो गया और लोगों का पैसा वो वहीं का वहीं फंस गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ये माना जाता है कि अगर सहारा को कानूनी दांवपेच में फंसाने के बजाय उसे संभलने का थोड़ा सा मौका दिया जाता, तो शायद आज गरीबों का पैसा इस तरह फंसा नहीं होता। ये एक ऐसा एंगल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ कंपनी पर ही नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी पर भी उठता है। मतलब जब सब कुछ डूब रहा था तो हमारा सिस्टम पीड़ितों के लिए कर क्या रहा था? ये लाइन पीड़ितों की असली भावना को बिल्कुल साफ कर देती है। उनके लिए प्रायोरिटी सजा नहीं थी, उनके लिए प्रायोरिटी थी अपना पैसा वापस पाना। उनका कहना एकदम साफ था, जिसने पैसा लिया है उससे पैसा वापस लाओ। उसे जेल हो या ना हो ये सरकार समझे, पर हमारा पैसा तो लौटाओ। तो विडंबना देखिए, सिस्टम का पूरा ध्यान था फाउंडर को जेल में डालने पर, लेकिन उन लाखों छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई वापस कैसे आएगी, इसके लिए कोई ठोस प्लान ही नहीं बनाया गया। और नतीजा क्या हुआ? फाउंडर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन निवेशक वो आज भी न्याय और अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या अब कोई उम्मीद बची है? खैर, कहा तो जा रहा है कि हाँ, एक रास्ता है, और ये रास्ता सहारा की अपनी जमीनों से, उसकी प्रॉपर्टी से होकर जाता है। तो चलिए जरा उस सॉल्यूशन को देखते हैं जिसकी बात हो रही है। आपको पता है, सहारा के पास आज भी देश के बड़े बड़े शहरों में, मतलब दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसी जगहों पर अरबों की जमीनें पड़ी हैं। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये वो संपत्ति है जिससे निवेशकों का पैसा लौटाया जा सकता है। अब मान लीजिए अगर सरकार इन जमीनों को जैसी हैं वैसी ही बेच दे, तो एक अनुमान है कि निवेशकों का करीब 50% पैसा वापस आ सकता है। ठीक है, एक शुरुआत तो है, लेकिन क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और यहीं पर वो बेहतर विकल्प सामने आता है। देखिए, एक रास्ता है कि जमीन को सीधे सीधे बेच दो, जिससे आधी रिकवरी होगी। लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा असरदार विकल्प है कि उस जमीन पर बिल्डिंग्स बनाकर बेची जाएं। इससे ना सिर्फ 100% पैसा वापस आ सकता है, बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। तो ये प्लान काम कैसे करेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। पहला कदम, सरकार ये जमीन किसी बड़े डेवलपर को अलॉट करे। दूसरा, बैंक उस डेवलपर को कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस करे। तीसरा, डेवलपर उस पर बिल्डिंग्स बनाए और मुनाफे पर बेचें। और चौथा और सबसे जरूरी, उस मुनाफे से धीरे धीरे करके सभी निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प सुझाव भी दिया जाता है कि पैसा वापस करने के बजाय क्यों ना उन निवेशकों को इन्हीं नई बिल्डिंग्स में एक एक फ्लैट दे दिया जाए। सोचिए, इससे उन्हें जिंदगी भर किराए के तौर पर एक पक्की इनकम का जरिया मिल जाएगा। तो देखिए,
सॉल्यूशन तो मौजूद है, प्लान भी एकदम साफ है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल वो तो अब भी बाकी है। क्या ये सब सच में होगा? क्या लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा? इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक पुरानी देहाती कहावत का जिक्र आता है, दही के रखवाल कुकुर। मतलब जिसकी जिम्मेदारी दही की रखवाली करने की है, कहीं वही तो उसे नहीं खा जाएगा। ये एक बहुत ही गहरा तंज है उस सिस्टम पर जिससे हम समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, ये काम करेगा कौन? देखिए, प्लान बनाना, योजनाएं बनाना, ये सब बहुत आसान है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए जो विल पावर चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, क्या वो हमारे सिस्टम में मौजूद है? ये सवाल सिर्फ सहारा के पीड़ितों का नहीं है, ये सवाल हम सबका है।